हमारे बीच में सीए श्री मनीष डफरिया जी भी आ गए हैं। मैं श्री विनय खांडेकर जी से निवेदन करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। हमने यहाँ पर एक ओपन सेशन भी बाद में रखा है, जिसमें हमारे जब सीए श्री डफरिया जी का भी उद्बोधन हो जाएगा, उसके बाद में जितने भी हम लोग यहाँ पर कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं या इस बारे में कोई भी हम लोगों का कुछ भी क्यूरियोसिटी है या कुछ भी है तब वो हम जान सकेंगे। हमारे बीच सीए श्री मनीष डफरिया जी भी उपस्थित हैं। मैं अब उनसे निवेदन करूँगा कि यहाँ मंच पर आएँ और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन इत्यादि में अपने विचार हम अपने उद्बोधन से यहाँ पर हमें लाभान्वित करें। श्री डफरिया जी। सबको मेरा नमस्कार। जब मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ तो थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनने के बाद में और फिर कानून जैसे नीरस विषय पे बात करना बड़ा कठिन हो जाता है। और दिन इसके बिल्कुल पहले मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक सेमिनार जो है वहाँ पे मेरा एक भाषण था, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भाषण के बाद में और उसके बाद में यहाँ आना और एक बहुत अच्छी सी कहानी सुन के और फिर इस नीरस विषय पे बात करना, पता नहीं मैं कितना आज अपने विषय के साथ में न्याय कर पाऊंगा। पर राजेंद्र गोयल साहब को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, गोयल चैरिटीज एसोसिएशन को, कि उनने मुझे यहाँ बुलाया और आप सब लोगों के साथ में अपनी कुछ बातें शेयर करने का मौका मुझे दिया। हम सब लोग यहाँ पे एनजीओस के साथ में जुड़े हुए हैं और एनजीओ से रिलेटेड कुछ विषयों पे जो मैं चर्चा करने का मुझे आदेश हुआ है, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट और कुछ और लीगल कंप्लायंसेस जो एनजीओस की होती हैं उनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि साहब हम सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपना बहुत कुछ हम लोगों ने समाज सेवा में समर्पित किया हुआ है, पर उसके बावजूद भी कुछ कानून हैं जिन कानूनों का पालन करना सभी लोगों के लिए ज़रूरी होता है और एनजीओस के लिए भी ये कुछ कंप्लायंसेस की जाना ज़रूरी है। जो कुछ एक्ट्स हैं, कुछ लॉज हैं जिन्हें कंप्लाई करना हमारे लिए ज़रूरी है, जिनके बारे में हम सब लोगों को अपने दैनिक कार्यक्रम में जिनका ध्यान रखा जाना है। सबसे पहला तो जिस एक्ट के अंतर्गत हमारा ये एनजीओ रजिस्टर्ड हुआ है, सोसाइटी एक्ट हो सकता है या ट्रस्ट एक्ट हो सकता है, उसके कंप्लायंसेस किए जाना ज़रूरी होते हैं। कर कानून बहुत सारे हैं, टैक्सेशन लॉज हैं जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट हो गया है, सर्विस टैक्स हो गया है, वैट हो गया है। टैक्सेशन चूंकि मेरा सब्जेक्ट है तो मैं मेनली उस टैक्सेशन के बारे में कुछ बातें आज करना चाहूँगा। लेबर लॉज हैं, वो भी कहीं ना कहीं हम पे एप्लीकेबल होते हैं, प्रोविडेंट फंड एक्ट वगैरह। और देन उसके बाद में एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट सा कानून है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA, वो कहीं ना कहीं एनजीओस की कार्यप्रणाली से संबंधित होता है। तो कुछ इनके बारे में हम मेनली टैक्सेशन के बारे में बात करना चाहेंगे, FCRA के बारे में हम बात करना चाहेंगे और देन फिर राजेंद्र गोयल साहब का सजेशन था कुछ चीजें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैं यहाँ पे शेयर करूँ। तो ये बहुत संक्षिप्त में मैं अपनी बातें कहना चाहूँगा। कोशिश करूँगा इस सारे डिस्कशन को हम नॉन टेक्निकल बना के रखें, टेक्निकल शब्दावली में उलझने की बजाय हम कुछ अपनी सामान्य भाषा में आपस में एक दूसरे से बात कर सकें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनकम टैक्स की। क्या एनजीओ पे इनकम टैक्स लगता है? हमें ऐसा लगता है कि साहब हम तो जो भी कुछ मिलता है वो सारा का सारा समाज सेवा में खर्च कर देते हैं, तो हमारे पास बचता ही क्या है, तो अल्टीमेटली इनकम टैक्स लगना क्यों चाहिए? छोटी सी बात यह है कि साहब इनकम टैक्स जैसे ही आपको इनकम होती है उसी समय लग जाता है। इनकम अर्न करने के बाद में आपने उसका क्या किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, दूसरे कोई प्रोफेशनल है, कोई सर्विस क्लास पर्सन है, वो भी हो सकता है कि साहब अपनी जितनी भी आय होती है वो पूरी की पूरी आय उठा के और साहब समाज सेवा के काम में लगा देगा, लेकिन उसके इनकम टैक्स को कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स कहता है आपने पैसा कमाया है, आय हुई है, तो हम तो आय के होने पे आपसे टैक्स रिकवर कर रहे हैं। सो एनजीओस के साथ में भी ये सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि साहब भले ही आपने अपना सारा पैसा समाज सेवा में खर्च कर दिया है, लेकिन उससे अपने आप आपको इनकम टैक्स से कोई एग्जम्पशन नहीं मिल जाता है। इनकम टैक्स जो बचता है उस पर नहीं लगता
लगता है। इनकम टैक्स तो जो आपने कमा लिया है उस पर सीधे सीधे एप्लीकेबल होता है। तो अब इनकम टैक्स में अगर हमें एग्जम्पशन चाहिए, हम चाहते हैं कि साहब हमारी आय पे कर नहीं लगे, तो उसके लिए दो संभावनाएं हैं, दो प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट में जो हमें इनकम टैक्स से छूट प्रदान करते हैं। एक है सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C जो चैरिटी एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस पे एप्लीकेबल होता है। अगर मेरा एनजीओ एक्सक्लूसिवली एजुकेशनल फील्ड में काम कर रहा है या एक्सक्लूसिवली मेडिकल नेचर का इंस्टीट्यूशन है, तो देन ये एक धारा है जो हमारी मदद करती है और उसके हिसाब से हम हमारी इनकम को टैक्स फ्री ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर दूसरा एनजीओ कोई है तो देन उसके लिए एक सेक्शन 11 है इनकम टैक्स एक्ट का, उस सेक्शन 11 में फिर एनजीओ को एग्जम्पशन मिलता है। दोनों धाराओं को थोड़ा थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 1023C जो है, जैसा मैंने कहा, एजुकेशनल और मेडिकल नेचर इंस्टीट्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होता है। तीन तरह के यहाँ पे छूट मिलती है, तीन तरह के एग्जम्पशंस मिलते हैं। पहली बात तो मैं केवल एजुकेशनल या मेडिकल नेचर इंस्टीट्यूट हूँ तो ही ये सेक्शन मेरे लिए एप्लीकेबल है। अब उसमें पहली स्थिति ये हो गई है कि साहब मैं कोई स्कूल चला रहा हूँ, कॉलेज चला रहा हूँ, हॉस्पिटल चला रहा हूँ, ग्रॉस रिसीट मेरी जो है साल भर की वो अगर 1 करोड़ रुपए तक की है तो देन मेरे ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। बाय डिफॉल्ट ब्लैंकेट एग्जम्पशन मुझे अवेलेबल है अगर मेरी ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ रुपए तक की है। ये पहला एग्जम्पशन हुआ। दूसरी कैटेगरी में जो एग्जम्पशन ये सेक्शन प्रोवाइड करता है कि साहब इफ माय एनजीओ इज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकारी सहायता मुझे मिलती है, सब्सटेंशियली फाइनेंस है, मेरी कुल आय का 50% से ज्यादा गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में आ रहा है, तो भी मैं फुल्ली एग्जम्प्ट हूँ। एजुकेशनल या मेडिकल नेचर इंस्टीट्यूट, हम जनरल एनजीओ की अभी बात नहीं कर रहे, ये सेक्शन केवल उन एनजीओ के लिए है जो या तो कोई स्कूल कॉलेज चला रहे हैं या कोई हॉस्पिटल रन कर रहे हैं। तो पहला एग्जम्पशन हुआ ग्रॉस रिसीट अप टू 1 करोड़ ऑफ रुपीस। दूसरा एग्जम्पशन हुआ सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। और अगर मैं इन दोनों कैटेगरीज में कहीं कवर नहीं हो रहा हूं तो देन फिर मुझे अपने आप को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में अलग से रजिस्टर्ड करवाना होगा। सेक्शन 1023C में मुझे चीफ कमिश्नर साहब को एक एप्लीकेशन देना होगी और वो अगर मेरी एप्लीकेशन स्वीकार कर लेते हैं तो फिर मुझे वापस एग्जम्पशन मिलेगा। ये जो तीसरा वाला एग्जम्पशन है और जो जनरल एनजीओस के लिए एग्जम्पशन होता है सेक्शन 11 वाला, वो दोनों करीब करीब एक जैसे हैं। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। 1023C में दो जो हैं वो ब्लैंकेट हैं, उसके लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, किसी के पास में कोई एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट आपको एग्जम्पशन अवेलेबल है। मैं एजुकेशनल या मेडिकल नेचर इंस्टीट्यूट हूँ, 1 करोड़ तक की मेरी ग्रॉस रिसीट है, कोई टैक्स नहीं देना, मुझे सरकारी सहायता मिलती है, सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट हूँ तो भी मुझे कोई टैक्स नहीं देना है। इन दोनों के अलावा तीसरी कोई सिचुएशन है तो देन मुझे फिर अपने आप को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में रजिस्टर्ड कराना होगा। और अगर मैं एजुकेशनल या मेडिकल नेचर इंस्टीट्यूट हुई नहीं, मैं जनरल पर्पस एनजीओ हूं, बहुत सारे दूसरे समाज सेवा के काम करता हूं, तो देन मेरे लिए सेक्शन 11 एप्लीकेबल होता है। और ये सेक्शन 11 कहता है कि मुझे सबसे पहला काम करना होगा वापस अपने आप को कमिश्नर इनकम टैक्स के पास में रजिस्टर्ड कराना होगा। सेक्शन 12AA है इनकम टैक्स का, वहां पे मुझे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कुछ समय पहले तक ये रजिस्ट्रेशन इंदौर में हो जाया करता था। अगर हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो आज की तारीख में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सारे एग्जम्पशन मैटर को हैंडल करने के लिए भोपाल में एक अलग से ऑफिस बनाया है। तो फिर भोपाल ये एप्लीकेशन फाइल करना होती है और वहां से रजिस्ट्रेशन आने के बाद में ये एग्जम्पशन मिलने की पात्रता होती है। अब इस एग्जम्पशन की अपनी कुछ शर्तें हैं। ये ब्लैंकेट एग्जम्पशन नहीं है, जैसा हमने कहा वो 1 करोड़ वाला या सब्सटेंशियली फाइनेंस वाला तो ब्लैंकेट है, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं मतलब आप एग्जम्प्ट हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन वाला मामला है इसकी अपनी कुछ शर्तें हैं और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि आप जो भी कमा रहे हैं उसका कम से कम 85% आपको उसी साल खर्च करना है चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए। आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है कि साहब आपको कम से कम अपनी इनकम का 85% जो है वो खर्चा करना है, चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूटिलाइज करना है, तो जाके आपको वो एग्जम्पशन मिल पाएगा। बड़ी अच्छी सी बात यह है कि साहब इस यूटिलाइजेशन के लिए अगर मैंने कुछ असेट्स वगैरह खरीदी हैं तो
तो वो भी यूटिलाइजेशन का पार्ट मानी जाती है। नॉर्मली जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, असेट वगैरह अगर मैंने खरीदी है तो वो बैलेंस शीट में जाती है, वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आती है। लेकिन जब यहाँ इनकम टैक्स के लिए हम यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो जो भी इस बार मैंने खर्चा किया है वो सारा खर्चा भी काउंट होगा 85% में। और मैंने कुछ असेट्स वगैरह अगर खरीदी हैं, कुछ बिल्डिंग्स वगैरह मैंने बनवाई हैं, या कोई भी दूसरी असेट मैंने चैरिटेबल पर्पसेस के लिए अगर खरीदी हैं, तो वो भी यहाँ पे यूटिलाइजेशन का पार्ट मानी जा सकती हैं। ये सब मिला के अगर मेरा 85% यूटिलाइजेशन हो रहा है तो देन मुझे एग्जम्पशन की पात्रता मिलती है, एलिजिबिलिटी आती है। किसी कारण से अगर मैं 85% खर्चा नहीं कर पाया हूं, अगर साहब मेरी 10 लाख रुपए की इनकम है और 8.5 लाख रुपए मैं चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्च नहीं कर पाया हूं, मेरा खर्चा से फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए है, तो 8.5 लाख और 6 लाख के बीच का जो डिफरेंस है, 2.5 लाख रुपए जो बच गए हैं, इनकम टैक्स एक्ट मुझे परमिशन देता है कि मैं इस 2.5 लाख रुपए को एक्यूमुलेट कर सकता हूं, इकट्ठा कर सकता हूं। इनकम टैक्स ऑफिसर साहब को मैं एक एप्लीकेशन दे सकता हूं कि ये 2.5 लाख रुपए बचे हैं, हम इसको अगले 5 सालों में कहीं ना कहीं खर्च करना चाहेंगे, ये हमारा पर्पस है। वहां पे हमें पर्पस बताना होता है कि साहब इस पर्पस के लिए हम ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और अगले 5 सालों में हम इसी पर्पस पे उसे खर्च कर देंगे। हम साहब कोई धर्मशाला बनवाना चाहते हैं, हम हॉस्पिटल के लिए कोई एक्सरे मशीन खरीदना चाहते हैं, कोई भी हमारा पर्पस हो सकता है, तो एक्यूमुलेशन किया जा सकता है बैलेंस अमाउंट का 5 साल के लिए, और ये एक्यूमुलेशन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। इस साल से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सा चेंज इनकम टैक्स एक्ट में आया है कि साहब अगर हमें ये एक्यूमुलेशन लेना है, अगर मैं 85% यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूं, बैलेंस अमाउंट को मैं एक्यूमुलेट करके और एग्जम्प्ट करवाना चाहता हूं, तो इस साल ये जो हमारा अकाउंटिंग ईयर चल रहा है 15-16, इस साल का इनकम टैक्स का रिटर्न हमें 30 सितंबर के पहले फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। अगर ये एक्यूमुलेशन चाहिए, पिछले सालों तक आप लेट भी रिटर्न फाइल कर देते थे तो चल जाता था, पर इस बार से फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने लॉ चेंज कर दिया है, तो 15-16 वाला जो इनकम टैक्स का रिटर्न हम लोग फाइल करेंगे कैलेंडर ईयर 2016 में, अप्रैल 2016 के बाद में जो रिटर्न फाइल होगा, 30 सितंबर 2016 तक वो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होना जरूरी होगा, तभी जाके ये एक्यूमुलेशन वाले क्लॉज का फायदा हमें मिल पाएगा। अगर 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं हुआ है और 85% का यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पाए हैं, तो फिर टैक्स लायबिलिटी आ जाने वाली है। तो इस साल से हमारी अकाउंटिंग और हमारी ऑडिटिंग और रिटर्न फाइलिंग और इन सबको बहुत टाइमली किया जाना जरूरी होगा। अब अक्सर ऐसा देखा जाता है कि साहब वो ऑडिटिंग और सब अकाउंटिंग फाइनल होते होते समय लग जाता है, नवंबर दिसंबर अगले साल जनवरी तक वो रिटर्न फाइलिंग वो चलती रहती है। अब इस बार से वो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। अगर ड्यू डेट तक हमने रिटर्न फाइल नहीं किया तो एक्यूमुलेशन की परमिशन फिर हमें नहीं मिल पाएगी। तो ये 2 सेक्शंस हुए जो हमारी खुद की इनकम के एग्जम्पशन के लिए बात करते हैं। 1023C हो गया और दूसरा सेक्शन 11 हुआ। अब बात करते हैं जो लोग हमें डोनेशन देना चाहते हैं, उनको अपनी इनकम में से कुछ छूट की पात्रता होना चाहिए कि साहब आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दे रहे हैं तो आपको कोई एग्जम्पशन, उनको अपनी इनकम में से कोई छूट मिले। सेक्शन 80G है इनकम टैक्स में जो इस छूट की बात करता है। गवर्नमेंट का आइडिया यह है कि साहब सरकार आपसे अगर टैक्स ले रही है तो उस टैक्स को भी वो अल्टीमेटली सार्वजनिक कार्यों पे खर्च कर रही है, पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च कर रही है। तो आप सरकार को टैक्स देने की बजाय अगर किसी ऐसी संस्था को पैसा दे रहे हैं जो संस्था भी अल्टीमेटली वही काम कर रही है जो सरकार को करना चाहिए था। आप हम सब लोग जितने एनजीओ से जुड़े हुए हैं, वास्तव में देखा जाए तो हम वही काम कर रहे हैं जो काम करना अल्टीमेटली सरकार की जिम्मेदारी है, हम उनका काम हल्का कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इस चीज को मानती है और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि साहब डेमोक्रेटिक सेटअप में गवर्नमेंट इज द कॉस्टलीस्ट सिस्टम ऑफ गेटिंग एनी वर्क डन। आपको कोई भी काम करवाना है और सरकार के थ्रू करवा रहे हैं तो सबसे महंगा पड़ने वाला है। सरकार भी उस चीज को रियलाइज करती है कि जो काम एनजीओ के लेवल पे शायद 5 रुपए में हो सकता है, सरकार उसी काम को करेगी तो 500 रुपए का खर्चा होगा। तो इनकम टैक्स एक्ट ने उस चीज को रियलाइज किया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि साहब आप हमें टैक्स देने की बजाय अगर किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दे रहे हैं तो उस डोनेशन के बदले में हम आपको इनकम टैक्स में एक छूट प्रोवाइड करेंगे। जितना डोनेशन दिया जाता है उसका 50% डिडक्शन मिलता है
डोनर को अपनी इनकम में से। उसके लिए जरूरी यह है कि मेरा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वापस इस सेक्शन के अंतर्गत भी रजिस्टर्ड होना चाहिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास में, सेक्शन 80G में। एक दो नाउ 80G वाला जो रजिस्ट्रेशन है, पहले ये 3-3 साल के लिए दिया जाता था, रिन्यू करवाना होता था। बहुत अच्छा सा एक अमेंडमेंट कुछ समय पहले आया कि साहब अब ये वन टाइम है, परमानेंट है, आपको एक बार मिल गया है तो बार बार आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स कमिश्नर को कभी ऐसा लगेगा कि यार ये संस्था गलत काम कर रही है, गड़बड़ कर रही है, चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं कर रही है, तो वो आपके रजिस्ट्रेशन को विड्रॉ कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, पर अदरवाइज आपको उसे बार बार रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। ये अमेंडमेंट आ चुका है, तो आज की तारीख में ये रजिस्ट्रेशन जो है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। देन कुछ छोटे छोटे से इश्यूज इनकम टैक्स से रिलेटेड जिनका ध्यान रखना मेरा ख्याल है हर एनजीओ के लिए जरूरी है। 3-4 साल पहले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में आई है, समथिंग कॉल्ड एनोनिमस डोनेशन। एनोनिमस डोनेशन जिसे कहा जाता है गुप्त दान, जहां पे दान देने वाले का नाम पता हमारे पास में नहीं है। आज की तारीख में इनकम टैक्स ने ये प्रथा बंद कर दी है। कोई भी अगर आपको कोई डोनेशन दे रहा है तो उस डोनेशन का, उस दानदाता का पूरा नाम पता डिटेल आपके पास में होना ही होना चाहिए। ये अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ओके, अगर एनोनिमस डोनेशन है, गुप्त दान आपके पास में है, एक लिमिट उनने दे के रखी है कि 1 लाख रुपए तक का चल जाएगा या टोटल डोनेशन का 5% तक एनोनिमस डोनेशन हो सकता है। उससे ज्यादा अगर एनोनिमस डोनेशन है तो कोई छूट उसके लिए अवेलेबल नहीं है, सीधा 30% की रेट से उस पे टैक्स लगता है। कोई सेक्शन 11 कोई धारा वहां पे फिर काम नहीं करती है। तो जितने एनजीओज हैं उनको ये चीज बहुत ध्यान में रखना होगी कि साहब जो भी डोनर आ रहा है, कई बार होते हैं साहब डोनर वास्तविक में ये चाहते हैं कि साहब मेरे को मेरा नाम नहीं करवाना है, मैं तो आपको पैसा देके जा रहा हूं, मैं तो आपको सामान देके जा रहा हूं, आपको क्या लेना देना। पर अब कानून के हिसाब से हमारे पास में उसका नाम पता होना जरूरी है। गुप्त दान है, एनोनिमस डोनेशन है, नाउ दैट्स अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। आज की तारीख में सीधा 30% की रेट से वो टैक्सेबल होता है। ओके, अगला एक को सर विच एवर इज हायर है 1 लाख या 5% ऑफ टोटल डोनेशन, विच एवर इज हायर। ओके, सो मेरा अगर से 1 करोड़ का टोटल डोनेशन है तो 5 लाख तक का एनोनिमस डोनेशन हो सकता है, विच एवर इज हायर। देन अगला जो मामला है, एक सेक्शन 13 है इनकम टैक्स में। 13 नंबर यूं भी थोड़ा गड़बड़ होता है, तो इनकम टैक्स की धारा 13 भी जो है वो गड़बड़ वाली है, वो जो बोलती है कि कब साहब आपका एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, एग्जम्पशन विड्रॉ किया जा सकता है। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा जो पॉइंट लिखा हुआ है कि साहब जो भी एनजीओ के ट्रस्टीज हैं या सब्सटेंशियल डोनर्स हैं, उनके बेनिफिट के लिए अगर एनजीओ की कोई भी असेट वगैरह यूज की जा रही है, देन द एग्जम्पशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड, देन वो डिस्क्वालिफिकेशन क्रिएट कर देता है। तो ये अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जो ध्यान में रखा जाना जरूरी है कि साहब उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर कोई भी असेट एनजीओ की यूज हो रही है, ट्रस्टीज या जिनने डोनेशन सब्सटेंशियल दी के रखा है, 50,000 से ज्यादा का जिनने डोनेशन दिया है उनके लिए, ट्रस्टीज के लिए अगर कोई भी असेट काम में ली जा रही है, यूज हो रही है, तो एग्जम्पशन कैंसिल हो जाएगा। और तीसरी बात का जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि साहब रिटर्न को अब अगर ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया गया तो जो एक्यूमुलेशन वाली परमिशन है, एक्यूमुलेशन वाला जो बेनिफिट है वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ये हुई साहब कुछ बातें इनकम टैक्स से रिलेटेड। अब इसके बाद में आते हैं सर्विस टैक्स पे। जब कभी मैं किसी से सर्विस टैक्स के बारे में बात करता हूं एनजीओस को लेके, और हमेशा साहब विदाउट फेल पहला जो एक्सप्रेशन आता है, पहला जो रिएक्शन सामने वाले की तरफ से आता है, हमारे ऊपर सर्विस टैक्स कैसे लग सकता है? हम कोई धंधा थोड़ी कर रहे हैं, हम कोई बिजनेस थोड़ी चला रहे हैं, हम कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है। बड़ा मिसकंसेप्शन सा है। NGOs does not provide services with the commercial intention। तो हम में से अधिकांश लोगों का ये मानना होता है कि जब सर्विस टैक्स तो आपका कोई कमर्शियल इंटेंशन हो, प्रॉफिट मोटिव करें तो सर्विस टैक्स लगेगा। सर्विस टैक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्विस की जो डेफिनेशन है वो बड़ी सिंपल सी हमारे यहाँ पे, एनी एक्टिविटी फॉर अ कंसिडरेशन।
विदाउट इंटेंशन, विदाउट मोटिवेशन, आप जो कंसीडरेशन ले रहे हैं, दैट कंसीडरेशन में बी ओनली फॉर रिकवरिंग योर कॉस्ट, कि साहब मेरा इतना खर्चा लग रहा है, ये रिकवर करने के लिए मैं पैसा ले रहा हूं, प्रॉफिट थोड़ी कमाना है। बट आर यू टेकिंग कंसीडरेशन? अगर आप कोई भी कंसीडरेशन किसी भी काम के बदले में ले रहे हैं, सर्विस टैक्स की लायबिलिटी आती है। तो ये चीज बहुत क्लियरली हमें दिमाग में रखना जरूरी है कि साहब एनजीओस का सर्विस टैक्स से कोई स्पेसिफिक एग्जम्पशन नहीं है, बाहर नहीं किया गया है। आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं जिसके बदले में आप अगर कंसीडरेशन ले रहे हैं, देन सर्विस टैक्स की लायबिलिटी आती है। कोई प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई सेमिनार आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसके लिए कोई टिकट आपने रखा हुआ है 100 रुपए 50 रुपए का, इवन दैट इज ऑल्सो एन एक्टिविटी फॉर द कंसीडरेशन मे बी कवर्ड अंडर द सर्विस टैक्स प्रोविजंस। तो इसलिए हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि साहब सर्विस टैक्स से एग्जम्पशन क्या क्या है। नॉर्मली सर्विस टैक्स लगता है, अब एग्जम्पशन क्या क्या मिलते हैं। पहला एग्जम्पशन है एग्जम्पशन लिमिट 10 लाख रुपए। जो भी एक्टिविटी में कर रहा हूं वो सर्विस की कैटेगरी में अगर आ रही है पर उनकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो फिर चिंता की बात नहीं है, फिर घबराने की जरूरत नहीं है, फिर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा 10 लाख की एग्जम्पशन लिमिट। पर सर्विस टैक्स में ये 10 लाख की लिमिट भी बड़ी अजीब सी है। इनकम टैक्स में जैसे हमें मालूम है हमारा पर्सनल इनकम टैक्स हर साल 2.5 लाख रुपए एग्जम्प्ट हो जाता है। सर्विस टैक्स में ऐसा हर साल 10 लाख रुपए मिलेगा ऐसा भी नहीं है। इस साल अगर आप 10 लाख को क्रॉस कर गए तो अगले साल तो फिर 1 रुपए की सर्विस पे भी सर्विस टैक्स लगने लग जाएगा। ऐसा नहीं कि हर साल 10-10 लाख रुपए माइनस करके बचे हुए पे सर्विस टैक्स देना है। इस साल अगर आप 12 लाख पे पहुंच गए हैं तो इस साल तो 2 लाख पे सर्विस टैक्स देना होगा, अगले साल तो 1 रुपए की सर्विस पे भी सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। तो 10 लाख रुपए का ये जनरल एग्जम्पशन पर थोड़ा सा अलग किस्म का है। देन उसके बाद में एनजीओ के लिए एक स्पेसिफिक एग्जम्पशन सर्विस टैक्स में क्रिएट किया गया है, एनी एक्टिविटी विच इज इन द नेचर ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी। पर चैरिटेबल एक्टिविटी में क्या क्या कवर होते हैं उसको बहुत रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग देके एक्ट डिफाइन करता है। एनी एक्टिविटी इन द एरिया ऑफ पब्लिक हेल्थ, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर सर्टेन स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, preservation of environment and advancement of any other object of general public utility up to a value of 25 lakhs। ये कुछ 4 या 5 एक्टिविटीज हैं जो सर्विस टैक्स के हिसाब से चैरिटेबल एक्टिविटीज हैं। ये जनरल एग्जम्पशन में, इनके लिए कोई लिमिट वाला भी मामला नहीं है। सो हम सबको अपने अपने एनजीओ की एक्टिविटीज को इस प्रोविजन की लाइट में एक बार स्कैन करना जरूरी है कि साहब हम जो काम कर रहे हैं क्या वो कंसीडरेशन के बदले में किया जा रहा है, हाँ तो वो सर्विस है, या तो 10 लाख का जनरल एग्जम्पशन है तब तो बात ही खत्म हो जाती है। अदरवाइज क्या इनमें से कहीं हमारी एक्टिविटी कवर हो रही है तो ठीक है। इसके अलावा अगर हम कोई और काम कर रहे हैं 10 लाख से ज्यादा का मामला है, सर्विस टैक्स की लायबिलिटी बहुत क्लियरली हमारे ऊपर आती है। हम सिर्फ इसलिए सर्विस टैक्स से बाहर नहीं हो सकते हैं कि साहब हम तो एनजीओ हैं, वो कोई कारण नहीं है, वो कोई बेसिस नहीं है एग्जम्पशन प्रोवाइड करने का। सर्विस टैक्स का लॉ सब पे लगता है, एग्जम्पशन कोई मिल सकता है बात अलग है, अदरवाइज सर्विस टैक्स लायबिलिटी इज क्लियरली देयर। से फॉर एग्जांपल one very important area which I feel a lot many NGOs are exposed towards the service tax liability, that is the rental income। कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, कोई भी प्रॉपर्टीज जो आपने रेंट पे दी हुई हैं और उनसे रेंटल इनकम अगर आ रही है, 10 लाख का जनरल एग्जम्पशन अलग है, पर अगर 10 लाख से ज्यादा का रेंटल इनकम है कमर्शियल प्रॉपर्टीज के साथ में तो बहुत क्लियरली सर्विस टैक्स की लायबिलिटी है। फॉर्चुनेटली फॉर ऑल ऑफ अस, ओके, बहुत अच्छा है कि साहब सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट का भी ध्यान बहुत ज्यादा अभी तक नहीं गया है। लॉ हमारे देश में 2 तरीके का होता है, एक जो किताब में होता है और एक जो प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है। किताब में ये लॉ है, प्रैक्टिकली अभी शायद एप्लीकेशन होने में उनका भी ध्यान यहाँ तक नहीं गया। सर्विस टैक्स क्योंकि नया है अभी बहुत ज्यादा उसका से डेवलपमेंट होना भी बाकी है। तो फॉर्चुनेटली फॉर नंबर ऑफ एनजीओज इवन सर्विस टैक्स पीपल आर ऑल्सो नॉट थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन राइट नाउ। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि साहब चौराहे पे लाल लाइट है तो गाड़ी रोकना ही रोकना है, पुलिस वाला देखे या नहीं देखे वो क्राइटेरिया थोड़ी हो सकता है। सो लॉ अगर है कि साहब सर्विस टैक्स लगना है तो लगना है, सर्विस टैक्स वाला कब देखेगा वो बात की बात है, पर जिस दिन उनने देख लिया उस दिन फिर परेशानियां भी बहुत सारी होनी है। सो ऑल दिस रेंटल इनकम एंड ऑल दोस थिंग्स, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, अब बहुत सारे एनजीओज होते हैं साहब, खाली जमीन पड़ी हुई थी दुकानें बना दी,
दुकान से किराया आ रहा है, वो किराए को बकायदा हम चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, पर वो किराया अपने आप में सर्विस है, सर्विस टैक्स की लाइबिलिटी आती है। 10 लाख से ज्यादा की अगर अमाउंट है तो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। देन उसके बाद में सर्विस टैक्स के बाद तीसरा जो एरिया में टच करना चाहूंगा, समथिंग कॉल्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सब 5-7 मिनट का FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। हिंदुस्तान में किसी से भी हम डोनेशन ले रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉरेन से अगर हमें कोई डोनेशन आ रहा है तो हमारी गवर्नमेंट उस फॉरेन के डोनेशन को बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट करती है, बहुत कड़ी नजर है गवर्नमेंट की। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, पॉलिटिकल रीजंस हैं, अब से रिलीजियस रीजन से बहुत सारे इश्यूज हैं, बट दिस फॉरेन डोनेशन इज वेरी हाईली रेगुलेटेड सिचुएशन इन आवर कंट्री। तो इसलिए एक कानून पूरा का पूरा बना हुआ है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA उसे कहा जाता है। किसी भी एनजीओ को अगर कोई फॉरेन से कंट्रीब्यूशन लेना है तो लेने के पहले आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप ले ही नहीं सकते। ये ऐसा भी नहीं कि साहब ले लिया बाद में बोल देंगे साहब गलती हो गई माफ कर दो, आप पॉसिबल ही नहीं है। एंड आई कैन टेल यू बड़ा स्ट्रिक्ट कानून है। सीधे होम मिनिस्ट्री मैनेज करती है इसको, सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट होता है और वो 2-4-6 महीने की जेल से नीचे बात ही नहीं करते हैं। जहां भी कॉन्ट्रावेंशन है तो सीधा प्रोसिक्यूशन पे मामला जाता है। दिस समथिंग वेरी वेरी सीरियस। पहली शर्त यह है कि साहब आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है, तभी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जा सकता है। और रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 3 साल का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। सो इफ समबडी फील्स कि साहब मेरा आज एनजीओ है और कल मेरे को कोई फॉरेन डोनर तैयार भी हो गया है डोनेशन वोनेशन देने के लिए, सरकार आपको परमिशन नहीं देगी, आप कर ही नहीं पाएंगे। समबडी माइट थिंक क्या दिक्कत है, सरकार को क्या परेशानी, देने वाला दे रहा है, मेरे को पैसा मिल रहा है, बट दे हैव गॉट देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग। सो वेरी क्लियरली कम से कम 3 साल का एग्जिस्टेंस होगा तो जाके आपको ये FCRA का रजिस्ट्रेशन मिल पाएगा। एक छोटा सा रास्ता बीच में है कि साहब 3 साल के पहले अगर आप ये FCRA रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो वो कहते हैं हम केस बाय केस बेसिस पे, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस पे आपको प्रायर परमिशन दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, परमिशन दे सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम आपको अलाउ कर सकते हैं, मॉनिटरिंग करेंगे किस प्रोजेक्ट के लिए पैसा आ रहा है, कहाँ पे आप खर्चा करोगे, देने वाला कौन है, देने वाले के क्रेडेंशियल्स क्या क्या हैं। तो अगर 3 साल के पहले परमिशन चाहिए तो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बना के परमिशन ली जा सकती है, अदरवाइज जनरल परमिशन 3 साल का एग्जिस्टेंस मांगती है। ओके, ये सारी प्रोसेस जो है what precautions are required, ये जो सारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला मामला है, अब इसको लेके हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए। पहली बात तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं कि बिना FCRA रजिस्ट्रेशन के फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना ही नहीं है। देने वाला दे देगा, आपने लेके रख भी लिया, जिस दिन पता पड़ जाएगा दैट विल बी अ वेरी वेरी सीरियस काइंड ऑफ सिचुएशन। माइंड यू, मेरे कुछ क्लाइंट्स उस चीज को फेस कर चुके हैं और वही जानते हैं कि साहब कितनी बुरी हालत होती है। अनजाने में ले लिया, साहब पता नहीं था, इग्नोरेंस ऑफ लॉ। और वो हमेशा कहते हैं साहब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप ये कभी आर्गुमेंट दे ही नहीं सकते हैं कि कानून पता नहीं था, तो इट्स समथिंग वेरी सीरियस, लिया ही नहीं जा सकता है। ओके, लेने के बाद में अगली रिक्वायरमेंट, और ये बहुत कॉमन गलती होती है, जहां पे रजिस्ट्रेशन है वहां भी ये गलती बहुत होती है, उसे अलग बैंक अकाउंट में रखा जाना जरूरी है। साहब बैंक अकाउंट में आया, उसको खटाक से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, गड़बड़ है साहब। उसी बैंक अकाउंट में रखा जाना जरूरी है जो आपने डेजिग्नेट किया है। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको नंबर देना पड़ता है, फलाना बैंक अकाउंट जो है उस अकाउंट में हम पैसा लेंगे, और उसी अकाउंट में आपका सारा पैसा आना चाहिए, वहीं से खर्च होना चाहिए, किसी दूसरे अकाउंट में उसे ट्रांसफर करने की परमिशन नहीं है। सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाना जरूरी है, सेपरेट ऑडिट करवाया जाना जरूरी है। 31 दिसंबर तक हर साल एक एनुअल रिटर्न फाइल करना जरूरी है, फॉर्म नंबर FC4। आज की तारीख में ये सारी प्रोसेसेस ऑनलाइन हो चुकी हैं, रजिस्ट्रेशन, प्रायर परमिशन, एनुअल रिटर्न, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो ये सारा का सारा ऑनलाइन सबमिट किया जाना जरूरी है। कुछ छोटी छोटी सी बातें इस रजिस्ट्रेशन को लेके, ये सारे FCRA में नई गवर्नमेंट आने के बाद में बहुत सारे चेंजेस हुए। अभी दिसंबर में काफी सारे अमेंडमेंट रूल्स वगैरह आए हैं। तो पहली बात तो अब ये रजिस्ट्रेशन जो है वो परमानेंट होने की बजाय रिन्यूएबल हो गया है। एवरी 5 years इट नीड्स टू बी रिन्यूड।
जरूरी है। और रिन्यूअल की एप्लीकेशन 5 साल का पीरियड खत्म होने के भी 6 महीने के पहले फाइल करना है, वो अगली रिक्वायरमेंट है। जितने पुराने रजिस्टर्ड हैं एफसीआरए में, अगर ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन है तो 15 मार्च 2016, पहले 31 अक्टूबर 2015 की डेडलाइन आई थी, फिर वो टेक्निकल रीजंस के कारण उसे बढ़ाया गया है। 15 मार्च 2016 के पहले हम सबको रिन्यूअल एप्लीकेशन फाइल की जाना जरूरी है। जी सर। जी, ऑलरेडी रिन्यूअल आपने फाइल कर दिया है। जी जी, तो ये तो एक्सटेंडेड टाइप पीरियड है ना। नहीं, एक बार आपने अगर ऑलरेडी फाइल कर दिया है तो फिर जरूरत नहीं है, अगर नहीं फाइल किया है तो मार्च 16 तक आपको फाइल करना है। हाँ, उनको एक्सटेंशन का फायदा मिल सकता है, वो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, वेबसाइट पे आ गए हैं इसलिए उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी है। तो 15 मार्च 2016 डेडलाइन है, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल किया जाना जरूरी हो जाएगा। तो ये कुछ बातें एफसीआरए से रिलेटेड। और चौथा जो सेगमेंट टच करने के बारे में मुझे गोयल साहब का आदेश हुआ था, सम इश्यूज रिलेटेड विद द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फंड फॉर द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मैं कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नहीं हूँ, फाइनेंस मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है, टैक्सेशन इज माय कोर एरिया, पर जो कुछ चीजें मैं नॉर्मली एनजीओज में देखता रहता हूँ इन्वेस्टमेंट्स उसको लेके, तो कुछ छोटी सी कुछ एक दो सलाह मेरी तरफ से, कुछ टिप्स जैसी चीजें मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली बात तो एज एन एनजीओ हम हर कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वी आर हाईली रेगुलेटेड बॉडी, तो जो हमारा कंट्रोलिंग एक्ट है और इनकम टैक्स एक्ट में अगर एग्जम्पशन है तो वहां का सेक्शन 11(5) है, उसने लिस्ट आउट करके रखा है कि आप केवल इन्हीं जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट हमको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि यार अब ये नई गवर्नमेंट है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो शेयर मार्केट में तो बहुत तेजी आने वाली है, तो चलो थोड़ा बहुत कुछ पैसा कहीं शेयर मार्केट में लगा दिया जाए। नहीं किया जा सकता है, रेगुलेटेड बॉडी है। सब बाजार में पैसा, बैंक में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बड़ा कम रिटर्न मिलता है, चलो मार्केट में पैसा चला देते, थोड़ा बहुत 1.5 रुपए सैकड़े का ब्याज मिल जाएगा, नहीं कर सकते हैं। पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, आप जैसे इच्छा हो करें। एनजीओ फंड्स यू कैन नॉट यूज इट अदर देन स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स। तो जो कुछ इन्वेस्टमेंट्स परमिसिबल है, लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि साहब जो परमिसिबल इन्वेस्टमेंट्स हैं हम उनका भी प्रॉपर फायदा शायद नहीं उठा पाते हैं, कि जहां पे थोड़ा अच्छा रिटर्न मिल सकता है, जहां परमिशन भी है, पर हम उनका भी फायदा नहीं उठा पाते हैं। लॉ के हिसाब से जो एरियाज परमिटेड हैं, बैंक्स में हम पैसा रख सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हो सकती हैं, शेड्यूल बैंक्स भी हो सकती हैं, पोस्ट ऑफिस में किया जा सकता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है दैट इज पॉसिबल, डिपॉजिट विद एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी, डिपॉजिट विद एनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एंड देन म्यूचुअल फंड्स। ये जो आखिरी की 3 कैटेगरीज हैं, इनके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। टिपिकली जो एक एटीट्यूड होता है, जो टिपिकली हमारा इंडियन माइंड है, रिस्क एवर्स माइंड जिसे हम कहते हैं, कि यार 2 पैसा कम मिले पर चैन की जिंदगी सोना, अपने को रिस्क नहीं होना है, वो हम सबका माइंडसेट होता ही होता है। तो बैंक उस मामले में हमको हमेशा अच्छी लगती है कि साहब बैंक में पैसा है, हम ये मान के चलते हैं कि साहब बैंक में पैसा कभी डूबता नहीं है। हालांकि फाइनेंस के एक्सपर्ट उस थ्योरी को भी चैलेंज कर सकते हैं कि साहब बैंक में पैसा कभी डूबेगा नहीं, ये हमारा मानना है, लीगली ऐसा होगा ऐसी कहीं गारंटी किसी ने नहीं दे के रखी, पर हमको ऐसा लगता है साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कभी डूबेगी थोड़ी, सा बैंक में पैसा, सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, सो एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि साहब बैंक में पैसा रखें। और बैंक वाले जो हैं वो दुनिया के सबसे शातिर बिजनेसमैन हैं, वो हमारी इस कमजोरी को भुनाते हैं, उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हमेशा कम रखते हैं। उनको मालूम है कि साहब हमारा वो सिक्योरिटी के प्रति जो विश्वास है, अंधविश्वास जो है, उसके कारण नॉर्मल पब्लिक कहीं बाहर जाएगी नहीं, तो हम देखेंगे कि साहब बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कम मिलेगा। आखिरी के जो 3 हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स मांगती रहती हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं, एंड आई कैन टेल यू बीइंग से इस एरिया में हम लोग काम करते रहते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि साहब बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ऐसी हैं जिनका अगर बैलेंस शीट एनालिसिस किया जाए, जिनकी साहब इकोनॉमिक कंडीशन देखी जाए, तो बहुत सारी पब्लिक सेक्टर बैंक से वो लाख गुना अच्छी है उनकी इकोनॉमिक, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, एंड दे प्रोवाइड अ हायर रेट ऑफ रिटर्न। ओके,
सो दिस कैन बी डन कि साहब रादर देन थिंकिंग सिंपली इन टर्म्स ऑफ बैंक्स, उतनी ही सिक्योरिटी अवेलेबल है और इंटरेस्ट डेफिनेटली 0.5%, 1%, 1.5%, 2% ज्यादा मिलता है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, दे कैन बी कंसीडर। हमारे मन में एक एक वो भावना बैठी हुई है, इंडियन माइंड में हमेशा ये भावना बैठी है कि जो सरकारी है वो सुरक्षित है। जहां हमको प्राइवेट सेक्टर वर्ड सुनाई देता है हमको लगता है कि यार ये गड़बड़ है, ये चोरी का काम है, पता नहीं किस दिन भाग जाएंगे। पर ऐसा नहीं है साहब, सारा का सारा मामला गड़बड़ हो ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं विच आर वेरी वेरी सिक्योर, बेटर देन एनी ऑर्डिनरी काइंड ऑफ बैंक, so they can give you a good amount of return. Mutual fund is another option which I would like to suggest to say lot many NGO people strongly recommend. Sir, though the mutual fund investments are subject to market risk, हर mutual fund के advertisement में होता ही होता है, but still हिस्ट्री हैज टॉट अस, इन्वेस्टमेंट की जो हिस्ट्री है, फाइनेंस मार्केट की जो हिस्ट्री है, उसने हमें सिखाया है कि लॉन्गर पीरियड में म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो टिपिकली एक बैंक एफडी से हायर रिटर्न जनरेट करते हैं। हम किसी भी म्यूचुअल फंड वाले को बुला के उससे डेटा ले सकते हैं कि साहब 1995 में अगर किसी ने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा था और किसी ने एक बैंक एफडी में इन्वेस्टमेंट करा था, और आज 20 साल के बाद में म्यूचुअल फंड वाला इन्वेस्टमेंट कहाँ है और एफडी वाला इन्वेस्टमेंट कहाँ है, huge difference. Typically we NGOs have funds for longer duration. हमारा तो कॉर्पस होता है, हम उस फंड को इनकम जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो मेरा सजेशन है कि सब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। ओके, अलग अलग तरह के ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एक होते हैं जो प्योर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनका रिस्क फैक्टर नॉर्मली थोड़ा ज्यादा होता है। एक होते हैं जो बैलेंस फंड कैटेगरी में कहलाते हैं, जिस आप थोड़ा पैसा वो स्टॉक मार्केट में लगाते हैं जिसमें थोड़ी बहुत रिस्क होती है, और बचा हुआ पैसा वो अच्छी कंपनी के बॉन्ड्स और डिबेंचर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर मैनेज बाय द प्रोफेशनल्स, सो एज सच कोई बहुत ज्यादा रिस्क भी अवेलेबल नहीं है, थोड़ा बहुत रिस्क है। बैंक एफडी के मुकाबले नेचुरली रिस्क होता है, शॉर्ट टर्म में हमें लग सकता है कि यार हमने इन्वेस्ट किया और अब तो भाव कम हो गए हैं, बट लॉन्गर पीरियड का पैसा है, देन दिस विल ऑलवेज जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। कई सारी अच्छी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, 5 साल 10 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली वो सिक्योर्ड रहेगा और अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा। एक स्ट्रेटेजी जो हम फॉलो करते हैं कई बार म्यूचुअल फंड को लेके, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सिप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पे थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो हम रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि साहब बैंक में एफडी है, उस एफडी से जो इंटरेस्ट आ रहा है, अब उस इंटरेस्ट को भी हम वापस एफडी में री इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, उसकी बजाय वो इंटरेस्ट वाली अमाउंट जो है वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट की जा सकती है। तो जो मेरी एफडी है, जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड है, उसको कहीं कोई रिस्क है ही नहीं, जो हमें लग रहा है वो परसीव्ड सिक्योरिटी उसके लिए अवेलेबल है, और ये जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है ये धीरे 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 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता जा रहा है over the period of time. This can create a very good corpus also. Okay. एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट सा बेनिफिट मैं म्यूचुअल फंड का देख सकता हूं इनकम टैक्स के एंगल से, इंटरेस्ट जो है वो हर साल मेरे अकाउंट में आ जाता है, अब उसको मैं वापस री इन्वेस्ट भी कर देता हूं, पर इनकम टैक्स की वो 85% यूज वाली रिक्वायरमेंट खड़ी हो जाती है कि साहब अगर 1 करोड़ की मेरी एफडी है, उस पर 10 लाख का ब्याज आ गया है, अब इनकम टैक्स के हिसाब से तो 85% मेरे को खर्चा करना है, मैं उसे री इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, पर इनकम टैक्स उसको खर्चा करने के लिए कह रहा है। म्यूचुअल फंड वहां पे बड़े मददगार होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न है दैट इज बाय वे ऑफ इंक्रीज इन देयर वैल्यू, व्हाट वी कॉल इज कैपिटल एप्रिसिएशन। तो हर साल उसके भाव बढ़ते जा रहे हैं, पर आप एक्चुअली में कोई इनकम रियलाइज नहीं कर रहे हैं, रियलाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसके 85% यूटिलाइजेशन की आपको परेशानी नहीं है। तो उस एंगल से भी देखा जाए तो म्यूचुअल फंड बिकम्स अ मच मोर प्रेफरेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एज कंपेयर टू से रेगुलर रिटर्न बैंक एफडी। इन्वेस्टमेंट की जो थ्योरी होती है वो हमेशा ये बोलती है कि साहब डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डिस्ट्रीब्यूट करके रखें। तो साहब ऐसा भी नहीं है कि सारा का सारा पैसा उठा के म्यूचुअल फंड में लगा दिया, प्रॉपर अलोकेशन किया जा सकता है। थोड़ा बहुत फंड बैंक एफडीज में है, थोड़ा बहुत फंड से हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास में है, थोड़ा बहुत फंड म्यूचुअल फंड्स के पास में है। म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी वाला भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बैंक एफडी को लेके मन में एक और ये रहता है कि जब भी इच्छा होगी तब तोड़वा लेंगे,
और मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे परिचित मेरे क्लाइंट्स देखे हैं 10 साल से बैंक में एफडी इसीलिए करके रखी, जब इच्छा होगी तब तुड़वा लेंगे। 10 साल में कभी मौका नहीं आया तुड़वाने का, तो वो मन में फीलिंग रहती है, सब वो कभी भी अपना पैसा अपने को मिल जाएगा। वी नीड टू डू लिटिल बिट एनालिसिस, क्या कितने पैसे की अपने को जरूरत पड़ने वाली है, एकदम से खड़े पैर कितना एकदम से पैसा लग सकता है। म्यूचुअल फंड के साथ में वो भी दिक्कत नहीं है, लिक्विडिटी इज वेरी वेरी हाई। आप आज रिक्वेस्ट दें 2 दिन में वो पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, तो इट्स अ गुड काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हम इसमें करने के बारे में सोच सकते हैं। ये साहब मेरे हिसाब से कुछ छोटी छोटी बातें थी विच आई थॉट आई शुड शेयर विथ एनजीओज। यहाँ पे मैं डिस्कशन अपना खत्म करता हूँ। वी कैन हैव से वेरियस क्वेश्चन आंसर सेशंस नाउ। थैंक यू वेरी मच।